नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। और टक्कर का आज का एडिशन मैं कर रहा हूं ओडिशा से, और ओडिशा से इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह यहां पुरी में रोड शो किया और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह आज रात ओडिशा पहुंच जाएंगे और कल उनके दो भव्य कार्यक्रम है ओडिशा के अंदर, और साथ ही साथ यहां पर विधानसभा चुनाव भी है। लेकिन आज 5वें चरण का चुनाव हो गया। आप मुंबई में होंगे तो आपने वोट जरूर डाला होगा, आप उत्तर प्रदेश के कई भागों में होंगे तो आपने वोट जरूर डाला होगा। तो आज की वोटिंग के बाद यानी 5वें चरण के बाद चुनावी माहौल क्या है, और साथ ही साथ आज दो बड़ी खबरें मैं सीएनबीसी आवाज पर ब्रेक करने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग आई है, उसकी भी हम बात करेंगे सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में। तो आज का टक्कर का एडिशन खबरों के साथ भरपूर रहेगा और हिमाचल प्रदेश में कंगना रनौत क्या अपना चुनाव जीत रही है या कठिन है डगर, यह भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे सीएनबीसी आवाज पर एक्सक्लूसिव, क्योंकि हिमाचल में भी 6 विधानसभा सीटें भी हैं इस बार। तो हिमाचल की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा, यानी हिमाचल में लोकसभा तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन विधानसभा सरकार बनाने और गिराने वाला हो सकता है। तो आज इन तमाम पहलुओं पर सीएनबीसी आवाज के टक्कर के सोमवार एडिशन में अर्थात मंडे एडिशन में ग्राउंड जीरो पर ओडिशा से हम मौजूद हैं आपके समक्ष। काशी बदली, अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। राहुल बाबा है ना, अरे क्यों हंस रहे हो भाई? बड़े नेता है कांग्रेस के। 2024 के महासंग्राम का 5वां चरण पूरा हो गया और आज की सीटों को मिलाकर 543 लोकसभा सीटों में से कुल 429 सीटों पर मतदान खत्म हो गया और इसके साथ ही सियासी वार पलटवार और जोरदार हो गया है। 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा, दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। उधर लोकतंत्र पर मचे सियासी संग्राम के बीच प्रियंका वाड्रा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमें भी गर्व है कि चाय वाले का बेटा पीएम बना, क्योंकि कांग्रेस ने ही ऐसा लोकतंत्र बनाया। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। हाल ही में दिल्ली में स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ एक सीएम हाउस के अंदर दुर्व्यवहार हुआ, इसको आप कैसे देखती हैं? महाभारत में जैसे द्रौपदी को जो है व्हेन शी वाज ऑन हर पीरियड्स एंड शी वाज ड्रैग्ड, शी वाज बीटन, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। और इसी बीच मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर विवादास्पद बयान दे डाला। मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है, और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 5 दौर के बाद जीत को लेकर किसका दावा दमदार है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 5वां दौर, किसका जोर? और इस समय हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं? डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता, मलूक नागर हैं, आरएलडी के नेता और साथ ही साथ महासचिव और सांसद भी हैं,
रीना गुप्ता हैं आम आदमी पार्टी की नेत्री और प्रवक्ता, विवेक श्रीवास्तव हैं लेफ्ट के नेता, सुनील यादव समाजवादी पार्टी से मेरे साथ प्रवक्ता और नेता शामिल हैं इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन इस समय की बहुत बड़ी खबर है और हमने आपको वादा किया था आज आर पार में हम एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी ब्रेक करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पे जोरदार प्रहार है, जोरदार हमला है मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर। कांग्रेस पर हमला करा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 2012 में राहुल गांधी ने मुस्लिम आरक्षण पर जो बयान दिया था उसको कोट किया है। वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मैं राहुल गांधी ने जो मुस्लिम आरक्षण पर बयान दिया था वो आपको सुनवाने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने तब क्या कहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे उस पर हमला बोला है वो भी आपको सुनाते हैं। 2012 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण पर जो लाइन ली थी, क्या उसी लाइन को 2024 में फॉलो किया जाएगा? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और ये जो राहुल गांधी का बयान सामने आया है ये अपने आप में चुनाव की क्या धुरी बन जाएगा आखिरी 2 राउंड के लिए? सुनिए जरा व्यूअर्स। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस ने उनसे पूछा भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है सन्नाटा, ऐसे। दो 3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। मुलायम सिंह जी खड़े होते कहते भैया अगर मैं होता मैं ज्यादा करता। मगर थे 3 बार थे, क्यों नहीं किया? आज ही मैंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस के शहजादे का एक वीडियो देखा है। ये बात बड़ी गंभीर है। मैं आप सबसे कहता हूं मेरी इस बात पर गौर कीजिए। मैं मीडिया वालों को खास कहता हूं, जिन मीडिया वालों ने, जिन इकोसिस्टम ने ये गौर संप्रदायवादी लोगों की चमड़ी बचाने का काम किया है वो भी जरा कान खुल करके सुन लें। ये वीडियो 11-12 साल पुराना है। ये कांग्रेस के शहजादे का वीडियो है। इस वीडियो में कांग्रेस के शहजादे खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देगी। और ये बहुत बड़ी इस समय की खबर है और मैं सीधा रुख करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं और साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव हैं लेफ्ट के। विवेक मैं आपका रुख करता हूं और आपसे 40 सेकंड में जाना चाहूंगा कि आपको लगता है ये 2012 का बयान 2024 के आखिरी 2 राउंड में धुरी बन जाएगा जिस तरह से आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर वार किया है? नहीं, कोई धुरी नहीं बनेगा। पब्लिक मूर्ख थोड़ी ना है। आप 12 साल पुराना एक बयान, कहीं किस कंटेक्स्ट में बोला गया था, कौन सी पब्लिक मीटिंग थी, क्या रैली थी, लोगों को सब समझ आता है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पिछली बार न्यूज़ 18 में आप ही ने इंटरव्यू लिया था और मैंने उस इंटरव्यू को देखा, पूरी देश ने देखा आपके इंटरव्यू को अमीश जी। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं हिंदू मुसलमानवाद में विश्वास नहीं रखता और ये एक लेबल है। तो ये आज ये क्या कर रहे हैं? ये वापस जो चुनाव है उसको हिंदू बनाम मुस्लिम में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड हैं, डेवलपमेंट के ऊपर अब वोट नहीं मिल रहा है इनको। लोग समझ चुके हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन पॉइंट विवेक मेरे 10 सेकंड में जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने ये बयान तो दिया ना 2012 के अंदर, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो बयान दिया ना विज्ञान भवन के परिसर से। पॉइंट ये है और बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में आज भी है ना। तो ये तीनों कड़ियों को जब आप जोड़ेंगे तो कहानी तो बनती है। तो देश की जनता के बीच में ये बात तो जाएगी ही जाएगी और भारतीय जनता पार्टी लाजमी लाएगी नहीं। बिल्कुल, वो जो मर्जी लाएं, अपोजिशन पार्टी है। लेकिन पहली चीज बड़ी क्लियरली, बहुसंख्यकवाद एक खतरनाक चीज है डेमोक्रेसी के लिए। इसका जीता जाता एग्जाम्पल पड़ोसी मुल्क में देखा जा चुका है,
जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी ने किस तरह से माइनॉरिटी हिंदूज को क्या बात एक कर रहे हैं तरीके से वर्चुअली एक्सटर्मिनेट करने की कोशिश आप करी। क्या बात कर रहे हैं बिल्कुल। विवेक तो विवेक जो पड़ोसी मुल्क श्रीवास्तव, में आप हुआ, बहुसंख्यक जो आप पड़ोसी पाकिस्तान में जो जी, जी। इस्लामिक पाकिस्तान जो इस्लामिक मुल्क है, जो एक जिस तरह से कहते हैं एक लोकतंत्र नहीं है, वहां पर डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करती। यू आर कंपेयरिंग इंडिया विद पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद जिस तरह से पाकिस्तान में वहां से वो भारत में, जब आप क्या बात कर रहे हैं विवेक जी? नहीं 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 नहीं, मेरे को जवाब देना पड़ेगा डॉक्टर अजय आलोक से। एक सेकंड नहीं सर, क्या इसमें सुनूंगा मैं? सुना दिया आपने। जब आप मेजॉरिटी की बात करते हैं कि हिंदू खतरे में है, जब हिंदू खतरे में हो गया है तो आप उसी लाइन पे जा रहे हैं। जब हिंदू खतरे में हो गया तो आप उसी पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान में तो बहुसंख्यकवादी है, वहां पर ना सिख बचा, ना जैन बचा, ना क्रिश्चियन बचे, ना हिंदू बचे। ये है उसकी सच्चाई और ये देश जानता है, और ये देश जानता है। और नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं है। देखिए, मेरा निवेदन है कि हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये बात है भारतीय संविधान। ओके डॉक्टर अजय आलोक, क्या मुस्लिम आरक्षण का खेल अभी आप भी चलाना चाहते हैं? क्योंकि ये नैरेटिव, ये एजेंडा आपको सूट करता है। 12 साल पुराना बयान प्रधानमंत्री ने पकड़ लिया। भाई 2006 से जब हम बयान पकड़ रहे हैं, जब मनमोहन सिंह कहते हैं तब भी हमने ये बात बताई, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मनमोहन सिंह ने मुसलमानों का नाम नहीं लिया था। तब हमने मनमोहन सिंह का वो वीडियो चलवाया, तब जाके ये लोग चुप हो गए, बात बदलने लगे। 2012 में राहुल गांधी ने कहा, और कहा ही नहीं, करके दिखाया। आंध्रा में करके दिखाया, तेलंगाना में करके दिखाया, कर्नाटका में करके दिखाया। ये तो ऑलरेडी दे रहे हैं, ओबीसी का हक मार रहे हैं, एससी एसटी का हक मार रहे हैं। ये तो मुसलमान की तमाम जातियों को ओबीसी में डाल के ओबीसी का आरक्षण को दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्यों ना बोले, हम क्यों ना बोलें? अरविंद केजरीवाल बैठ के दिल्ली के सारे मौलानाओं को पैसा बांटते हैं आराम से बैठ के। 3 दिन हो गए, स्वाति मालीवाल पे मुंह नहीं खुलता है। चपरासी के लिए रोड पे आ गए। सिसोदिया जी लोग का एजेंडा देखिए, क्या क्या एजेंडा। सिसोदिया जेल गया, रोड पे नहीं आए। सत्येंद्र जेल गया, रोड पे नहीं आए। चपरासी जेल गया, रोड पे आ गए। विवेक आपकी जब टर्न आएगी तब आप बोलिएगा। अभी डॉक्टर अजय, और मदरसों में स्टाइपेंड फिक्स किया है तेलुगु देशम पार्टी ने। अरे एक मिनट रुकिए ना, आपकी बात क्या है भाई? मुझे ये नहीं समझ में आता है अमिश, मुझे ये समझ में नहीं आता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी अब अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं मानती है। ये है भी कांग्रेस पार्टी के तलवे चाटने वाले लोग। इमरजेंसी में इन्होंने ही समर्थन किया था कांग्रेस का। तेलुगु देशम और दूसरी बात, तेलुगु देशम पार्टी, पीसीआर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। जो व्यक्ति को मैं बोलूं उसी का ऑडियो खोलिए। देखिए, मैं इस समय ओडिशा में हूं और मेरा निवेदन है एक एक करके आप लोग बोलें, क्योंकि व्यूअर भी कंफ्यूज होता है और मुझे लगातार शिकायतें आती है इस तरह की। क्योंकि मेरा कार्यक्रम है देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है। आप आर पार में आते हैं और बाकी चैनलों के आप 5 कार्यक्रम में चले जाए तो बराबर है। और मैं ये फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बोल रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है, ये डॉक्टर अजय आलोक के वक्त है, उन्हें 25 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, क्या फिर दूसरे राउंड, आखिरी 2 राउंड के लिए आपने खेल को बनाने की कोशिश करी है मुस्लिम आरक्षण को लाके? दैट्स माय क्वेश्चन। 30 सेकंड्स। देखिए भाई, मुस्लिम आरक्षण की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रही मायनों में सेकुलर हम हैं, भारतीय हम हैं। जो मुस्लिम आरक्षण या हिंदू आरक्षण की बात कर रहा है वो सेकुलर है ही नहीं। ये लोग तो हाईली कम्युनल हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करके मुसलमान सिर्फ करना है और हिंदुओं का हक छीन के मुसलमानों को देना है। जो करते हैं 70 साल की राजनीति का इनका ठीक है। तो इस बात को अगर हम जनता के सामने ले जाएंगे तो हम तुष्टीकरण कहां कर रहे हैं? हम तो सच्चाई सामने ले जा रहे हैं कि देखो ये इनका गवर्नेंस है, ये इनका सरकार चलाने का तरीका है। ये बिल्कुल नंगा खेल खेल रहा है। लेकिन ये बयान सामने के वोटों के लिए इनको देश बेचना पड़े, देश बेच देंगे। जी, ये आपका बड़ा आरोप है। मेरे साथ सुनील यादव साहब हैं, मैं उनका रुख करता हूं। सुनील यादव, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस हम अक्सर कहते हैं कि है, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस विपक्ष को भी सूट करती है। सुनील जी, क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा बन रहा है और इसमें पब्लिक का रिएक्शन भी है, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं है, ये मुद्दा ग्राउंड पे भी है, क्या आपको लगता है कि जिस आरक्षण की आप लोग बात कर रहे हैं या फिर आपके नेता, इंडिया अलायंस के नेताओं ने पहले बात करी या बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं या बीजेपी इसको पकड़ रही है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है इस चुनाव के अंदर? सुनील जी। देखिए अमीश जी, देश में और जमीन पे मुद्दा क्या है? यह सच है कि इस देश के चुनाव में
मुद्दे जमीन पर हैं। मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, देश की सीमाएं हैं, लोकतंत्र है। जो ओबीसी एससी का आरक्षण छीनने की साजिश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो मुद्दा है। संविधान मुद्दा है। हम मुद्दों से नहीं भाग रहे हैं। एक और हमें अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कम से कम आपके कार्यक्रम में देश के सामने कहा कि वो सेकुलर हैं, समाजवादी हैं और लोकतंत्र को मानने वाला, भारत को तरक्की की तरफ ले जाने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जो ये कहे कि हम समाजवादी हैं। लड़ाई तो इसी बात की है कि कौन समाजवादी है, कौन समाजवादी नहीं है। ये देश समाजवादी व्यवस्था से चलेगा। लेकिन अब आप बताइए, अब आपके सुनील जी, अब आपके जी बिल्कुल नागपुर की व्यवस्था से देश चल नहीं सकता, संविधान की व्यवस्था से चलता है। मैं सुनील भाई आप ही के पास दोबारा आप ही के पास आ रहा हूं, कहीं और नहीं जा रहा। देखिए नागपुर की व्यवस्था से देश चल ही नहीं सकता। देश अंबेडकर साहब के संविधान से चलेगा, लेकिन कांग्रेस कहती है वो संविधान भी तो हमारी देन है। अगर कांग्रेस संविधान ना बनाती तो नरेंद्र मोदी चाय वाला प्रधानमंत्री ना होता। प्रियंका जी ने बात बोली। अब बताइए, अंबेडकर साहब की देन नहीं है, कांग्रेस की देन है ये तो संविधान। तो मतलब संविधान पे भी कॉपीराइट क्या पारिवारिक होगा? जवाब ये है, सवाल दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए अमीर जी सर, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि अगर संविधान नहीं होता तो इस देश के पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, गरीब की क्या दुर्दशा अभी हो रही होती, वो हम आप कल्पना नहीं कर सकते। तो संविधान हमारे लिए गीता, कुरान और रामायण से बढ़कर के है। अगर हम मुद्दे की बात करें, अमीश जी, जैसे आपने जब ओपनिंग की और आपने कहा एक ब्रेकिंग न्यूज कि प्रधानमंत्री जी ने यह बोल दिया। प्रधानमंत्री जी का कोई भी बोला हुआ बयान जमीन पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो कभी मुसलमान बोलते हैं, कभी मंगलसूत्र बोलते हैं, कभी गाय पे बोलते हैं, कभी भैंस पे बोलते हैं, कभी कमरों पे बोलते हैं, कभी बंटवारे पे बोलते हैं, कभी पाकिस्तान पर बोलते हैं, लेकिन महंगाई पे कभी नहीं बोलते, बेरोजगारी पे कभी नहीं बोलती, किसान की जवाब लेते कभी नहीं बोलते। सुनील जी, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको जी। 4 जून को शाम को 5 बजे एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। और दूसरे बड़ी बात, क्योंकि 8 PM माननीय मोदी जी को बहुत शुभ है, वो जरूर आते हैं टीवी के सामने। 8 PM 4 जून को 8 PM पर देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे देश के सामने। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। नहीं तो मतलब अब कांग्रेस की कृपा हुई। जी डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस की कृपा हुई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अगर संविधान नहीं होता तो कांग्रेस ने ही लोकतंत्र दिया देश के अंदर। आपको तो धन्यवाद का एक ज्ञापन देना चाहिए गांधी परिवार को। कब देने जा रहे हैं? अमीर जी वो कहावत सुनिए ना आपने, अजल गगरी छलकत जाए। जब अपने इतिहास की जानकारी अच्छे से नहीं हो तो ऐसी तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी कर सकती है, वो गांधी परिवार से आती है, कर सकती है। देश का संविधान हम लोग थकते हुए नहीं कहते हैं, चाहे ये हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र हों चाहे कोई हो, कि अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, अम्बेडकर ने संविधान दिया। संविधान सभा की बात करते हैं, अम्बेडकर का संविधान, और आज कांग्रेस की ही संविधान हो गया। अरे संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन तो कांग्रेस पार्टी है। कितने बार संविधान तोड़ा? मुलायम सिंह यादव जेल गए थे, संविधान टूटा था कि नहीं जब इमरजेंसी लगी थी? 112 बार धारा 356 का उल्लंघन हुआ कि नहीं? संविधान टूटा कि नहीं? शाहबानो केस में पूरा का पूरा संविधान पलट दिया, संविधान का उल्लंघन नहीं हुआ। देश में जितनी बार संविधान को छेड़ा है, संविधान की अवमानना की है, संविधान की उल्लंघना की है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आज ये घमंडिया बैठ के कांग्रेस पार्टी की गोद में गाना गा रहे हैं, गाने दीजिए। लेकिन ये बाबा साहब का अपमान है विवेक, और ये देश का दलित बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर 1 बाबा। ओके विवेक जी, एक संक्षेप में मेरा निवेदन है। विवेक जी, आपातकाल लगाया इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने सन 1975 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान का करीब 20% हिस्सा बदला गया। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने संसद के जरिए शाहबानो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। यूपीए के शासन में कैबिनेट के बराबर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी। चौथा तथ्य यह है, इस समय सबसे बड़ी बात यह है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जिसमें लेफ्ट के कुछ आइडियोलॉग्स थे। अब बताइए, प्रधानमंत्री से ऊपर एक काउंसिल थी इस देश के अंदर, वो कितना संवैधानिक था बताइए। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, NSC,
उसको हम ऊपर नहीं मान सकते। एक एडवाइजरी काउंसिल तो हमेशा रही है, अलग अलग रूपों में रही है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज रही हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर को भी सुननी कब रही है, कब रही है? नहीं नहीं नहीं, कोई रुकिए तो राय रुकिए, नहीं है कि विवेक भाई रुकना पड़ेगा। विवेक भाई आप फैक्चुअल बात करते हैं, तो बहुत आप रही बड़े है, सीनियर हैं सर, अलग-अलग, मेरे नहीं जी। सुनना पड़ेगा सर। हाँ। आपने बोला बताइए बताइए बताइए, मुझे बताइए राजीव गांधी के शासन में कब थी, इंदिरा जी के शासन में कब थी, पंडित जी के शासन में कब थी? मैंने नहीं नहीं नहीं, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल प्रधानमंत्री से ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में कब थी, नरेंद्र मोदी के शासन में है कि नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में थी सर। ये देश भूला नहीं है ये सब चीजें भाई, सर और देखिए, ना भूल उसका सकता है ना nature, भूलना चाहिए उसका ये नहीं। सब चीजें। आप सुनिए अमीश भाई सुन लीजिए, प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली कोई नहीं है। एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो सिर्फ एडवाइस करने के लिए है, उसके बाद इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैबिनेट। कानूनी तरीके से हमारे संविधान में विदाउट द कैबिनेट के अप्रूवल के बिना कुछ भी पारित नहीं हो सकता, ना तब हो सकता था ना आज हो सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बड़े नेता इस देश के जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, बाद में देश आज़ाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने करी। तो ये कहना कि साहब जी आपने अपनी बात को रखा। मलूक नागर और आम आदमी की पार्टी की प्रवक्ता वेट कर रही है। मलूक नागर जी, आप सांसद हैं, अमित भाई संविधान कांग्रेस की देन है, और जो बात विवेक जी कह रहे हैं, एक डॉक्टर अजय लोकापी के पार्टनर एनडीए के आरएलडी, उन्हीं के पास चले जाते हैं, वो जवाब दे देंगे बेहतर ढंग से। मलूक जी, क्या आपको कहना है इस पे? संविधान भी कांग्रेस की देन है। देखिए अमीश जी, जो लोग टेलीविजन पे बैठे हैं, मैं प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूं, ये भी ध्यान से सुने। आजादी जब मिली और पहली बार जब बगैर चुनाव के सरकार बनी, पहले इसका नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, 1913 में कलकत्ता से शुरू हुई, 20 दिसंबर और 21 जनवरी में यहाँ आई, 27 में पहला सेशन हुआ इस बिल्डिंग में, 47 तक इसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 47 के बाद हुआ कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उसमें बाबा साहब ने ये संविधान लिखा है, और जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में सीधा और बाद में भी बाबा अंबेडकर साहब और नेहरू जी में, हालांकि नेहरू जी बड़े नेता थे, और चौधरी चरण सिंह जी और नेहरू जी में भी विचारों में तलखी दिखती थी। और कांग्रेस ने तो दलितों की बात करते हैं, बाबा अंबेडकर साहब को भी नहीं बख्शा, उनके सामने उनके पीए कोई चुनाव लड़के और पूरे षड्यंत्र के तहत और एक चालाकी के तहत बाबा अंबेडकर साहब को भी चुनाव हरवाया इन्होंने। और चौधरी चरण सिंह जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से 40 दिन में उतारा उन्होंने, जो किसानों के लिए देवता और मसीहा थे। तो कांग्रेस के लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है ज्यादातर। आप डाइवर्ट कर रहे हैं मलूक नागर जी, और फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेंज कर रहे हैं। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेंज कर रहे हैं। सुनो, आपको ये मैं मानना पड़ेगा, आप जो कॉन्स्टिट्यूट कह रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूट, प्लीज इनका देवगन जी, इनका प्लीज माइक बंद करो 2 मिनट के लिए। देश में 17वीं लोकसभा में 864 मुद्दे उठाने वाला एमपी आपके बीच में, प्लीज समझ लो। डीओपीटी लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में मैं इस बारे में बहुत काम करता हूं। प्लीज मुझे थोड़ा सा बोलने दो। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी। मैंने आपको वादा किया था, इस समय 2 बड़ी खबरें हैं, और दोनों बड़ी खबरों को हम ब्रेक करने जा रहे हैं। पहली खबर हमने आपको बताई, दूसरी बड़ी खबर है, ईडी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग मिली है, और हमारे पास इसके दस्तावेज है, बकायदा पेपर्स हैं। गृह मंत्रालय ने दी गई रिपोर्ट में ईडी ने बताया है कि 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी को 7 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी फंडिंग मिली है, जो नियम और कानून ताक पर रख के मिली है, यानी विदेश से फंडिंग मिली है। मेरे साथ रीना गुप्ता हैं, उनका रिएक्शन लेते हैं। रीना गुप्ता, पहले स्वाति मालीवाल का विवाद, उसके बाद ईडी का मामला, उससे पहले अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, जो इंटरिम बेल पे बाहर आए हैं। परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, एक के बाद एक स्कैंडल हो रहे हैं। रीना जी। अमीश जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर ने बताया था कि किसी एक बहुत बड़े विद्वानी ज्योतिष ने प्रधानमंत्री जी को बोला था कि प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का अंत में अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी।
यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी हाथ धो के अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़ गए हैं। एक तरफ तो अमित शाह बोलते हैं छोटी सी पार्टी, फिर क्यों हर समय इनके सारे बड़े बड़े नेता हर समय आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का नाम लेते रहते हैं? कोई टीवी चैनल आप खोल के देख लीजिए, इस समय सिर्फ आम आदमी पार्टी की खबर चल रही होती है। आखिरी 15 दिन रह गए हैं प्रधानमंत्री जी की विदाई के, और देखिए जैसे जैसे विदाई का पल नजदीक आएगा वैसे उल जलूल लांछन लगाते रहेंगे। अब ये किस ज्योतिष ने आपने नहीं, ये तो स्वाति मालीवाल ने जो लांछन लगाया। रीना जी बिल्कुल आप कंप्लीट, मैडम आप बिल्कुल आप कंप्लीट करिएगा। मैं आपको और 1 मिनट दे रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये स्वाति मालीवाल को किस ज्योतिष ने उनको बोला कि ये शिकायत वो करें और आपकी पार्टी के पर आरोप लगा कि आप अभद्रता करें उनके साथ, उन्हें मारें पीटें? ये किस ज्योतिष ने कहा था? देखिए अमीश भाई, पहली बात तो स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। ये फिर से एक मनोहर कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जब से अरविंद केजरीवाल जी जमानत पे बाहर आए हैं तो इन लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट, अमित शाह जी ने तो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा दिए कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दिया गया, क्योंकि इनको सीधे सीधे 20 सीट दिल्ली पंजाब की सीटों पे अपनी हार नजर आ रही है। और इनको यह भी क्लियर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण से साफ हो गई, पूरब पश्चिम उत्तर में हाफ हो गई, और प्रधानमंत्री जी की विदाई होने वाली है। इसके बाद स्वाति मालीवाल, ईडी, सीबीआई, खालिस्तान, जो मन चाहे आप देखिएगा। नहीं देखिए आपने ओके डॉक्टर अजय, लेकिन पॉइंट ये है जो आपने नहीं, पर ये सब कुछ नहीं, आपकी पार्टी ने खुद कबूल करा कि बदसलूकी हुई स्वाति मालीवाल के साथ। संजय सिंह झूठ बोल रहे हैं या तो आप झूठ बोल रही हैं। इसको आप लोग निर्णय करें कौन गलत बोल रहा है। संजय सिंह ने बोला कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई, बोला कि नहीं बोला? ना रीना गुप्ता, आप एक महिला हैं, आप एक नेत्री हैं, आप एक प्रवक्ता। नहीं, मैंने पूरा मौका दिया मैडम आपको। मैं आपसे पूछ रहा हूं संजय सिंह ने कबूला कि नहीं कबूला? हाँ या ना में, कबूला कि नहीं कबूला? 5 सेकंड और दीजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड दिए। देखिए संजय सिंह के सामने एक पक्ष था, दूसरा पक्ष नहीं था। जब भी कोई महिला हमारी पार्टी में अगर कोई महिला ऐसी शिकायत करती है तो सबसे पहले सहानुभूति और सबसे पहले विश्वास उस महिला के प्रति होता है। क्या आप बोल रहे हैं? आप उनके पास एक पक्ष था, आप प्रेस के अंदर आ गए बिना तथ्य को लेंगे, यानी प्रेस में संजय सिंह ने, आप कह रही है कि प्रेस में संजय सिंह ने गलत बोला, पानी का पानी हो गया। आप कह रही मीडिया में संजय सिंह ने गलत जानकारी दी, इसका मतलब उस समय वीडियो सामने आया, वीडियो में तो कुछ पता नहीं लग रहा। वो तो कह रही है, वो तो नाम ले रही है। ओके डॉक्टर अजय आलोक जी, ओके, बीजेपी का राइट बनता है रिप्लाई का, बीजेपी सब कुछ करवा रही है। डॉक्टर अजय आलोक, आप लोग सब कुछ करा रहे हैं भैया। आपके हाथ बड़े लंबे हैं, सुना था पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, आपके हाथ बड़े लंबे हैं भाई। अरे आप बेकार रीना जी को इतना बोल रहे हैं। रीना जी भी डर रही है, आम आदमी पार्टी का हर महिला कार्यकर्ता डरती है कि कहीं मेरा हाल स्वाति मालीवाल वाला नहीं हो जाए। ये पिटवाने में वाले पार्टी हैं, अपने घर में बुलवा के पिटवाते हैं। चीफ सेक्रेटरी को पिटवाया, स्वाति मालीवाल को पिटवाया, अब हर प्रवक्ता डर रहा है। अब महिला प्रवक्ता तो खासकर कहीं हम नहीं पिट जाएं, तो इसलिए इनके पिटने की डर के कारण ही इनको इतना डिफेंड करना पड़ रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये अरविंद केजरीवाल बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं। महिलाओं की अगर ये जो विदेशी फंडिंग लिए हुई है, ये रीना जी आपके बीच में नहीं बोले। महिलाओं की जासूसी किसने करवाई? मैं कह रहा हूँ सीधा सीधी, गुजरात में महिलाओं की जासूसी कह रहा हूँ कि अगर ईडी ने ये खबर सही है कि इन्होंने विदेशियों में चंदा लिया है, क्योंकि इनके आपके पंजाब के एमएलए, आपके पंजाब के, ये ऐसे बीच में बोलेंगे तो फायदा क्या? मेरी आवाज ही नहीं जाएगी। ऐसे गिरे हुए कि महिलाओं की जासूसी करवाते हैं, या तो मैं बोल लूं या यही बोले। शरण सिंह जैसे एक सेकंड ये गलत, ये रीना गुप्ता, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका। रीना जी अनफेयर कर रही हैं आप। रीना जी आप अनफेयर कर रही हैं, आप अनफेयर कर रही हैं ये रीना जी। जवाब दीजिए। अरे प्रज्वल्ला रवन्ना को ओके अजय आलोक, लेकिन पॉइंट एक फैक्ट ये है कि संजय सिंह ने 30 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और 30 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उनके पास पूरी जानकारी नहीं थी, तो मीडिया में क्यों आए? ये तो अपनी पार्टी में सवाल खड़े करने के बराबर है भाई। ओके अजय आलोक, ये बिल्कुल। और
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले संजय सिंह जाके स्वाति मालीवाल से उनके घर पे मिल के आए थे, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसलिए उल्लू बनाना तो छोड़ दें, जनता ज़्यादा समझदार है इनसे। ये ड्रामेबाज पार्टी एक्चुअली बहुत खतरनाक पार्टी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके आप आम आदमी पार्टी के एमएलए, पंजाब के एमएलए सिहोरा ने पहले भी ये बात कही थी कि इन्होंने विदेशियों से चंदा लिया है और उस विदेशी में खालिस्तान टेरर फोर्स का भी नाम आता है। अगर ये कहीं से भी है तो ये देश विरोधी गतिविधि है और ये बहुत सीरियस मामला है ये। इसीलिए गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी गई है, क्योंकि अगर खालिस्तानी आतंकी संगठनों से कहीं से ही संबंध है तो ये बहुत जहरीला आदमी है, ये बहुत जहरीले हैं। अजय लोग ऑडियो डाउन करिए, अजय लोग ऑडियो डाउन करिए। 30 सेकंड। ओके रीना जी, क्या आपको लगता नहीं है कुछ फैक्ट्स जो हैं वो आपके लिए डिसकंफर्टेबल हैं, और वो जो डिसकंफर्टेबल फैक्ट्स हैं उनको आप इवेट करने के लिए ज्योतिष के पास जा रही हैं, आप प्रज्वला रवन्ना के पास जा रही है, आपकी सीएम हाउस के अंदर ये मार कुटाई हुई है, तो ये सामान्य बात नहीं है जी। आपकी राज्यसभा सांसद ये आरोप लगा रही हैं। बीजेपी पे इसका ठीकरा आप नहीं फोड़ सकते, इसके लिए लायबल और आंसरेबल आपकी पार्टी है, सीएम हाउस है। अमीश भाई, तहकीकात होने दीजिए। ऑलरेडी वीडियो जो है पब्लिक डोमेन में है, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। उस वीडियो से बिल्कुल क्लियर है कि स्वाति मालीवाल जी बढ़िया कंडीशन में बाइज्जत सीएम हाउस से बाहर निकल रही हैं। 13 तारीख को उन्होंने एमएलसी क्यों नहीं कराई? वो पुलिस स्टेशन गई थी, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कराई? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी कोई डीलिंग चल रही थी कि वो 13 तारीख से 16 बढ़िया कंडीशन में बैठी रही? और ये बलात्कारियों की पार्टी अजय आलोक और भारतीय जनता पार्टी एकदम बलात्कारियों की पार्टी है। इनको कोई हक नहीं है किसी और के बारे में आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही है मुझे। डॉक्टर अजय लोग भूषण शरण सिंह को अभी तक, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। 7 करोड़ की फंडिंग पे भी आपको जवाब देना है, लेकिन देखिए आपने बहुत बड़ी बातें बोली। बलात्कारियों की पार्टी बीजेपी को बोला, आपने बोला बढ़िया कंडीशन में निकल रही थी स्वाति मालीवाल बाहर। ओके, जवाब डॉक्टर अजय लोग। देखिए, निर्भया कांड के प्रतिकार की आवाज़ उठाने वाली पार्टी आज अपनी महिला सांसद को पिटवा रही है और एक महिला बैठ के उसी पार्टी का डिफेंड कर रही है, और ये मुझे कह रही है डॉक्टर अजय आलोक को भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी है। मतलब मैं भी बलात्कारी हो गया। हद हाल है भैया, इसका क्या जवाब दूं मैं? शर्म आती नहीं इनको, कुछ भी बोलने का मतलब है बोल दिया उठा के। मुंह है वैसे ही अरविंद केजरीवाल जैसा मुंह हो गया, जो मनाता है मुंह उठा के बोलते हैं बोलो जी, देखो जी, सुनो जी, पार्टी को खत्म करना चाहते हैं जी, हमारा पार्टी रोड पे आ जाएगा, दफ्तर लेना चाहते हैं। अरे बीच में क्यों बोलते हैं? मुझे सुनील यादव से रिएक्शन लेना है इस पे। सुनील यादव, जो हुआ दिल्ली के अंदर सीएम हाउस के अंदर, क्या वो सामान्य घटना है? 30 सेकंड। सुनील यादव, आप भी एक नेता हैं, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जिसने कई बार सत्ता संभाली। एक राज्यसभा सांसद कंप्लेंट कर रही है। देखिए, अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो वो जांच का विषय है और सामने वीडियो आ गया है, तो मुझे लगता है जो जांच का विषय वो छोड़िए। देश में बड़ा क्या चल रहा है? देश में सबसे बड़ी बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी आपस में उलझ गई है। देश में बड़ा क्या चल रहा है? एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी हो गई। मतलब सीएम हाउस के अंदर हो गई, आपकी उसके साथ मार पिटाई हुई, उसने एफआईआर रजिस्टर कर दिया। आपके इतना बड़ा मामला है। मतलब कमाल की बात करते हैं। क्या हमने प्रज्वला रवन्ना पर हमने नहीं बोला? क्या आपको लगता है सेंगर पे हमने नहीं बोला? नहीं, हाथरस पे हमने नहीं बोला। हर विषय पर हमने बोला, हर विषय पे हमने बोला, लेकिन आज ये विषय हो रहा है तो बाकी बड़े मामले। इट इज शॉकिंग। मतलब कमाल हो गया। महिला सुरक्षा की बात होती है, एक पार्टी कहती है लड़कियों लड़ सकती हूं, दूसरी पार्टी कहती है और बड़े मामले हैं उनकी बात करें। एक पार्टी कह रही है ज्योतिष ने बोला था। नहीं, सुनना क्या नहीं चाहता? ये महिला सेफ्टी के लिए, महिला सेफ्टी के लिए दर्द है इंडिया अलायंस का। भारी पड़ेगा सर ये, मैं आपको बता रहा हूं। चुनाव के अंदर भारी पड़े ना पड़े, लेकिन ये देश याद रखता है। कहने का मौका दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं डाल रहा सर, सुनील भाई, मैं बिल्कुल नहीं डाल रहा, लेकिन दुख और पीड़ा में ये बात बोल रहा। नहीं, हाँ, अरे कहां काहे का दुख हो गया? जब हमने कहा कि एफआईआर हो गई है, जांच का विषय है, सच का सच आ जाएगा, इसमें आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो इसमें होनी चाहिए कि नड्डा ने यह कह दिया कि आरएसएस के कोई जरूरत नहीं।
और मैं एक बात कह रहा हूं आपके कार्यक्रम में, जेपी नड्डा ने कह दिया। ओके ओके, जो अखबार में स्टोरी करी है, ठीक है, मैं कह रहा हूं, वो विषय आज का नहीं है। देश के यू मेड योर पॉइंट। ओके डॉक्टर अजय, 20 सेकंड, शार्प रिबटल। गृह मंत्री अमित शाह पहला एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अजय लोग 10 सेकंड डॉक्टर अजय लोग। ओके ऑडियो नहीं, देखिए ओके ऑडियो डाउन। मैं साफ कहता हूं कि ये सारा का सारा इंडी गठबंधन जो है अत्यंत संवेदनहीन लोगों का जमावड़ा है, और इनको महिला सिक्योरिटी के नाम पे ये जीरो है, और महिला सुरक्षा इनकी कभी प्रायोरिटी नहीं रही। वक्त एक ब्रेक का है। टक्कर के आज के एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर आपका कर रही है इंतजार। आप देखते रहिए व्यूअर्स, CNBC आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज का टक्कर का आज का एडिशन। और टक्कर में अब वक्त है जयराम ठाकुर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत का कि कंगना रनौत अपनी सीट जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या बड़ा दावा है, जानिए। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर। और इस बार लोकसभा का चुनाव तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हिमाचल में 6 विधानसभा सीटों का भी चुनाव है। यानी आप सोच सकते हैं कि जयराम ठाकुर की भी साख जो है दांव पर लगी हुई है। तो जयराम ठाकुर जी, क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनाव के अंदर जो माहौल बना हुआ है देश भर के अंदर, क्या कोई दबाव है हिमाचल पे ज्यादा? मैं समझता हूँ कि चुनाव का दबाव सब जगह एक जैसा होता है, सब कोई बहुत विशेष नहीं है, लेकिन अलग तरह की परिस्थिति है कि इस बार हिमाचल की लोकसभा की 4 सीटों के चुनाव के साथ साथ में 6 उपचुनाव भी हो रहे हैं जी। और स्वाभाविक रूप से ये 6 उपचुनाव बहुत महत्व के हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार में जो उथल पुथल चल रही है वो कह रहे हैं उथल पुथल आप करवा रहे हैं। उथल पुथल हमारे नहीं, वो तो अपनी वजह कह रहे ईडी, सीबीआई, आईटी सब भेज दिए। ईडी का केस न सीबीआई का केस, कोई भी मसला इस प्रकार का था नहीं हिमाचल प्रदेश में किसी के खिलाफ, लेकिन मुख्यमंत्री के काम करने के तौर तरीके से ये हालात बने हिमाचल प्रदेश में। आप खुद ही देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो मंडी से सांसद है, कांग्रेस की अध्यक्षा है हिमाचल प्रदेश की प्रतिभा सिंह, वो चुनाव लड़ने से मना करती हैं, बोलते काम नहीं हुए, हमारी बात सुनी नहीं जाती है, हमारी बात मानी नहीं जाती है, कार्यकर्ताओं को एडजस्ट नहीं किया गया, अपनी मर्जी से वो किए जाते हैं। उनका बेटा जो चुनाव लड़ रहे हैं मंडी से लोकसभा का, जो विक्रमादित्य सिंह, वो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके बैठे हुए हैं, लेकिन चुनाव यहाँ टिकट दे करके चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये सारी चीज के लिए हम दोषी हैं क्या? और लेकिन क्योंकि सवाल जवाब हो रहे हैं, तो आपने कहा कि सुक्कू सबको निपटाना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार देखो कौन निपटता है। और सही मायने में हकीकत यही है कि सुक्कू चाह रहे हैं कि एक बार में सबका जो उनके लिए वहां पर कांग्रेस के अंदर जो चुनौतियां हैं उनको सबको निपटाना चाह रहे हैं, और निपटा भी दिए उन्हें काफी हद तक। और ये उस तरह से एक शुरुआत है मुझे लगता है। और अब की बार मुझे दिख रहा है कि वो हालात थोड़े अलग तरह के हैं कि अब की बार सुख निपटाना तो बाकी को सबको चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि खुद ही कहीं वो ऐसा नहीं हो जाए। आपने मंडी लोकसभा सीट की पर आ जाए, मंडी लोकसभा सीट की बात करी, तो मंडी लोकसभा सीट पे आपकी पर्सनल साख दाव पर है। कंगना रनौत को टिकट मिला है, कांग्रेस उन पे बहुत सारे आरोप लगा रही है, निजी हमले भी कर रही है। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब चुनाव का दौर होता है हमले तो होंगे, ये तो हमको मान कर चलना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुद्दों पर अगर राजनीति होती तो बेहतर होता है, और जिस प्रकार से व्यक्तिगत टिप्पणियां उनके ऊपर की जाए वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला के ऊपर इस प्रकार की बातें करना और वो उचित नहीं होती। और फिल्म जगत में कंगना जी ने काम किया, हिमाचल का नाम रोशन किया, हिमाचल की बेटी, और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लोगों के बीच में थोड़ी बेचैनी तो है। उनको लग रहा है कि इस सीट पर जो है वो संकट में आ गए हैं, जहां ऐसा मान के चल रहे थे पूरे हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में इस सीट को जीते थे वो, अब की बार वो इस सीट पे हारने वाले हैं। इसके कारण बौखलाहट तो है ही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा चुनाव है लोकसभा का, ये तुष्टीकरण और
पोलराइजेशन का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी भी राम के मुद्दे को लेकर आ रही है। जेपी नड्डा साहब की रैली में हो, अमित शाह जी की रैली में हो, प्रधानमंत्री जी की रैली में हो, या फिर आपके कैंडिडेट्स की रैली में हो, जय श्री राम के नारे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन का भी एक इम्पैक्ट आप लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं और कहना है कि कांग्रेस जो है वो मुसलमान परस्ती करती है, ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारे कुछ स्थापित मुद्दे हैं, हमारे वैचारिक मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर आज का हमारा स्टैंड नहीं है। 1989 में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में प्रस्ताव पारित हुआ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, और राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हम सब जो है वो हमेशा पार्टी जो है उस मुद्दे पे मुखर रहेगी, और इस पर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आपने देखा कि यात्राएं निकाली, रथ यात्रा निकाली, और अनेकों आंदोलन उसके बाद हुए। और हमने इस मुद्दे को ऐसा नहीं है कि अब के चुनाव में पकड़ा है, ये हमेशा का मुद्दा, चुनाव हो चाहे ना हो, लेकिन हमारी आस्था का विषय है, हमारी संस्कृति का। लेकिन आप अपनी आस्था रखिए, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस जो है वो मुसलमान परस्ती करती है, उनका मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग है, इतना आरोप लगाया आप लोगों ने। निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं है। हम तो राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर के आज से अनेक वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। अब जब मंदिर का निर्माण होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश भर में राममय माहौल तो है, और जहां कांग्रेस कर रही है वो बिल्कुल इसके विपरीत कर रही है। पर विक्रमादित्य तो खुद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे। जाना एक विषय है, कहना एक विषय है, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या आप जो है वो सनातन को स्वीकार करते हैं, सनातन के प्रति आस्था रखते हैं, भगवान रामचंद्र के प्रति आस्था रखते हैं, ये विषय अलग तरह का विषय है। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्या आपको लगता है कि ये विधानसभा के जो 6 सीटों पर चुनाव है, अगर भारतीय जनता पार्टी का नंबर नहीं आ पाता तो खेल तो आप लोगों ने जो प्लान किया था बिगड़ जाएगा पूरा? देखियो, हमने कुछ प्लान नहीं किया है जी, सीधी सी बात है। 6 विधायक जलील होकर के, दुखी होकर के, निराश होकर के, निराश होकर के कांग्रेस से बाहर चढ़ने के लिए उन्हें कदम उठाया, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा कैंडिडेट था उनको राज्यसभा के लिए वोट किया और वो चुनाव जीते। ये 6 ही नहीं है, 3 निर्दलीय। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो बोला खाना हमारे साथ खाया, लंच हमारे साथ करा और वोट आप लोगों को डाला है। तो ऐसे कैसे कर लेते हैं आप लोग? देखिए, ये सारी चीजों को लेकर के मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मुझे मालूम नहीं किन लोगों ने लंच किया, कुछ वही 6 जो अब आपके साथ आ गए, ब्रेकफास्ट उनके साथ किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद वो उनकी जीत हुई है, और जीत की वजह यह है कि कांग्रेस से लोग नाराज थे और बार बार कह रहे थे कि काम करिए, हमारी बात को सुनिए, नहीं सुनेंगे तो उसका परिणाम ये हुआ। लेकिन अब अगर बाई चांस बीजेपी का नंबर नहीं आ पाता, आपको 6 में से कैसा लग रहा है? ऐसा कह रहे हैं, माना जा रहा है कि 2 सीटें काफी टाइट हैं बीजेपी के लिए। मान के चलें कि परिणाम अच्छा होगा, हम जीतेंगे, 6 की 6 सीटें जीतेंगे, फिर सरकार बनाएंगे। और उसके बाद देखिए, सरकार हिमाचल में है ही नहीं। जो प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट हार जाए, हम 25 थे, वो 43 थे, वो चुनाव हार गए। नैतिकता है कहीं सरकार में रहने की? क्या टेक्निकल ग्राउंड पे सरकार है, अन्यथा नहीं है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, विधानसभा में बजट पारित करने के लिए बीजेपी के हम 15 विधायकों को सदन से सस्पेंड करके बाहर फेंक दिया, तब जाकर के बजट पारित हो। नैतिकता है क्या? सरकार तो है ही नहीं, सही मायने में तो है नहीं। लेकिन ये जो चुनाव का परिणाम आएगा, और निश्चित रूप से हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे। अगर ये 9 के 9 चुनाव होते साथ में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या आपको लगता है कि भाषा के ऊपर बार बार सवाल उठ रहे हैं इस चुनाव के अंदर? आपकी भी मंडी की प्रत्याशी ने छोटा पप्पू बड़ा पप्पू कह दिया कि यहाँ पे छोटा पप्पू है, वहाँ बड़ा पप्पू है। क्या आपको लगता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, शुरुआत हमारी तरफ से नहीं हुई जी, कांग्रेस की तरफ से शुरुआत हुई। कंगना जी को टिकट दिया, कांग्रेस की एक नेत्री ने ट्वीट करके मंडी का जिक्र इस तरह से किया, इस संदर्भ में कर दिया, जो बहुत अशोभनीय, बहुत भद्दा, क्या भाव चल रहा है, इस प्रकार की बात कही उन्होंने। और मंडी उनको मालूम है, मांडव ऋषि की धरती है, मांडव ऋषि की धरती होने के नाम पर इसका नाम मंडी पड़ा हुआ है, उनको मालूम नहीं है इतिहास। लेकिन दुख इस बात का कि कांग्रेस का कोई एक नेता इस पर बोला, और उसके बाद कंगना जी को यहाँ का जो कैंडिडेट कांग्रेस का, वो बोलते हैं कि हिमाचल आए हैं, देवभूमि आए तो पवित्र होकर के जाइए, ऐसा करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना,
ये पवित्रता, पर्सनल अटैक आप कह रहे हैं। पर्सनल अटैक करना ये उचित नहीं। हमने कहा बुद्धू पर बात करिए, स्वाभाविक रूप से इसका रिपरकशन ये होगा, जब सामने से ऐसी बात करेंगे तो सामने से जवाब भी सुनना पड़ेगा, और इस तरह से बोला है। अरविंद केजरीवाल के क्योंकि महिला सम्मान की बात हो रही है, उनके सेक्रेटरी ने एक महिला सांसद पे उन पे आरोप है कि उन्होंने उनकी पिटाई करी और एफआईआर भी दर्ज हुई है। कैसे आप इस पूरे विषय को देखते हैं? उनको पुलिस ने अरेस्ट ही कर लिया, सीएम हाउस से अरेस्ट किया गया अरविंद केजरीवाल के। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि मुख्यमंत्री के निवास पर एक महिला पर और उनकी ही पार्टी की और सांसद, राज्यसभा की सांसद है, उन पर हमला होता है, और हमला होने के पश्चात आखिर विवश होकर के जब उसने मीडिया के सामने कहा, तब जाकर के उसमें एफआईआर हुई, तब जाकर के कार्रवाई हुई। अल्टीमेटली गिरफ्तार कौन हुआ? केजरीवाल का पीए उसमें है, उनकी गिरफ्तारी हुई। मैं समझता हूँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। शॉकिंग है आपके लिए? और हैरान करने वाली परिस्थिति, ये बहुत शॉकिंग है। राज्यसभा की सांसद होने के बाद इस प्रकार से उनसे व्यवहार करना, ये बहुत जी। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी, आपने हमें समय दिया, और आपको शुभकामनाएं चुनाव के लिए। जो भी बेस्ट हो, बेहतर हो, वो जीत के आए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर के मंडे एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।